हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हर्डल टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमएससी एंड बीएससी के सिलेबस में भी है। ये टॉपिक आपको फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ASRB ICR नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर्डल टेक्नोलॉजी में हम इंट्रोडक्शन, हर्डल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हर्डल टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड ये फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, कौन कौन से हर्डल्स हैं जो हम फूड पे अप्लाई करते हैं, हर्डल टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। हर्डल टेक्नोलॉजी को लिस्टनर ने 1976 में उन्होंने टर्म यूज़ की थी, हर्डल इफ़ेक्ट। हर्डल टेक्नोलॉजी क्या है? कंबाइंड यूज़ है सेवरल प्रिजर्वेशन मेथड्स का टू मेक अ प्रोडक्ट। शेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट बनता है एंड जो प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है हर्डल इफ़ेक्ट के कारण, एंड एडिशनल सेफ्टी प्रोवाइड करती है हर्डल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को। हर्डल टेक्नोलॉजी को कंबाइंड मेथड टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। जो नॉन स्टेराइल फूड्स होते हैं उनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिमूव या फिर इनहिबिट करने के लिए हर्डल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। हर्डल टेक्नोलॉजी में अलग अलग हर्डल्स होते हैं, वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। हर्डल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड थी कि उन्हें फ्रेश, नेचुरल और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड चाहिए, इसलिए हर्डल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। प्रिंसिपल ऑफ हर्डल टेक्नोलॉजी, एक प्रिजर्वेटिव फैक्टर्स होती हैं जो हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं हमारे फूड में, एक होते हैं हर्डल्स। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं जो होम्योस्टेसिस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जंप नहीं कर सकते, मतलब कि जब हर्डल्स हम अप्लाई करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फूड में वहीं पे ही प्रेजेंट रहते हैं। प्रिजर्वेटिव फैक्टर के कारण क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, जिनकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाते हैं या फिर वो डाई हो जाते हैं। हर्डल कंसेप्ट को इलिस्ट्रेट किया गया है कि ये एक कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है बिटवीन टेम्परेचर, वाटर एक्टिविटी एंड pH आर सिग्निफिकेंट टू द माइक्रोबियल स्टेबिलिटी। मैकेनिज्म ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, हर्डल टेक्नोलॉजी से फूड कैसे प्रिजर्व किया जाता है? इसमें 2 मैकेनिज्म आएंगे, एक तो मेटाबॉलिक एग्जॉशन, एक स्ट्रेस शॉक। जो मेटाबॉलिक एग्जॉशन है इसमें मैंने आपको बताया कि जब हम फूड पे हर्डल्स अप्लाई करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होम्योस्टेसिस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्राई करते हैं कि वो अपने होम्योस्टेसिस को रिपेयर कर सकें। इसी कारण वो ट्राई करते करते अपनी मेटाबॉलिकली जो भी एनर्जी होती है वो सारी एग्जॉस्ट कर बैठते हैं, जिसके कारण जो हमारा फूड है वो ऑटोस्टरलाइज हो जाता है। सेकेंड इज स्ट्रेस रिएक्शन। स्ट्रेस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम फूड पे एक से ज़्यादा हर्डल्स अप्लाई करते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण फूड प्रिजर्वेशन है जो हैम्पर हो जाती है। अगर हम एक ही हर्डल अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस शॉक प्रोटीन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है फॉर हर्डल टेक्नोलॉजी के लिए। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल्स अप्लाई करते हैं किसी फूड प्रोडक्ट पे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो डिफरेंट स्ट्रेसेस रिसीव करेगा एक ही टाइम पे, तो वो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा उस जीन को जो स्ट्रेस शॉक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी रुक जाएगी एंड वो इसके कारण डाई हो जाएगा। हमने 2 प्रिंसिपल पढ़े, स्ट्रेस रिएक्शन एंड होम्योस्टेसिस वाला, जिसमें मेटाबॉलिकली वो एग्जॉस्ट हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस को रिपेयर करने के चक्कर में। स्ट्रेस रिएक्शन में हमने पढ़ा कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जब स्ट्रेस रिसीव करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल से एक टाइम पर ही, तो वो उन जीन्स को एक्टिवेट ही नहीं कर पाता जिनसे उसने स्ट्रेस शॉक प्रोटीन को प्रोड्यूस करना है, तो जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं। अब मैंने आपको बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल्स हम अप्लाई करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल्स ये वाले थे: हाई टेम्परेचर, लो वाटर एक्टिविटी, एसिडिटी एंड लो रिडॉक्स पोटेंशियल, कम्पिटिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिजर्वेटिव्स। ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल्स के बारे में अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे।
फर्स्ट इज़ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में हम पैस्चराइजेशन करते हैं। पैस्चराइजेशन मेनली प्रोसेस को डेवलप किया गया है मिल्क को प्रोसेस करने के लिए। मिल्क में एक चीफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो मिल्क को ख़राब करता है, स्पॉइल करता है, वो होता है कॉक्सिला ब्रूनिटी। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम पास्चराइजेशन करते हैं मिल्क की 63 डिग्री सेल्सियस पर 13 मिनट्स के लिए। ये एक माइल्ड हीट ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम वेजिटेटिव पैथोजेंस को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट जो स्पोर्स होते हैं, डॉर्मेंट स्टेज होती है जो बैक्टीरिया की, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं पास्चराइजेशन पर। रिड्यूस टोटल माइक्रोबियल लोड, इंक्रीज शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ है जो फूड की इंक्रीज हो जाती है एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। सेकेंड इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव में होती है या फिर रिटॉर्ट्स में होती है। स्टरलाइजेशन में 100% तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए 15 PSI प्रेशर पे स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में हमारे फूड को, ठीक है, जिसके कारण फूड है जो शेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। लो एसिड फूड्स, वेजिटेबल मीट्स को हम स्टरलाइज करते हैं। सम न्यूट्रिएंट एंड क्वालिटी डिस्ट्रक्शन इन फूड प्रोडक्ट। किसी किसी प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि उनकी क्वालिटी है जो जैसे कलर, फ्लेवर एंड टेक्सचर, उनमें थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट इज लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में फर्स्ट आती है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में आइडियल जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इसमें हम शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन भी होती है रेफ्रिजरेशन की। ये स्लो डाउन कर देता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम टेम्परेचर पे अपना सर्वाइव ही नहीं कर पाते, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। सम पैथोजेंस, पर कुछ पैथोजेंस होते हैं जो ग्रो करते हैं लो टेम्परेचर पे ही, जैसे लिस्टेरिया एंड क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में हम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप हो जाती है, माइक्रोबियल ग्रोथ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते एंड एंजाइम्स होते हैं जो प्रेजेंट हमारे फूड में, वो भी एकदम से इनएक्टिवेट हो जाते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जाने के बाद, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन होती है। इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं फूड में वो भी स्लो डाउन हो जाती हैं। रिड्यूस्ड वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी क्या होती है कि आपके किसी भी फूड में कितना वाटर प्रेजेंट है उसे उसकी वाटर एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मिल्क है, मिल्क में क्या होता है कि 98% तक वाटर प्रेजेंट होता है। तो जितना भी वाटर जिस फूड में ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतनी जल्दी वो स्पॉइल होता है। जिस फूड में वाटर कम होगा उसकी शेल्फ लाइफ दूसरे से ज़्यादा होती है। वाटर एक्टिविटी मतलब कि जितने वाटर प्रेजेंट है एंड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वो ज़्यादा वाटर एक्टिविटी पर ग्रो करते हैं, मतलब कि जिस फूड में ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, जैसे कि आप फ्रूट्स लगा लो और मिल्क लगा लो, ठीक है। ईस्ट एंड मोल्ड ये ग्रो कर जाते हैं बहुत कम वाटर एक्टिविटी अगर प्रेजेंट है उस पर भी। जैसे कि पिकल हो गया, पिकल में अगर थोड़ा भी वाटर किसी हिसाब से चला जाता है, बहुत स्मॉल वाटर भी अगर चला जाता है तो पिकल ख़राब हो जाता है। उसके ऊपर वाइट फॉगी सी जो है स्ट्रक्चर आने लगती है पिकल पर, आपने देखा होगा अपने घरों में। तो वो होते हैं मोल्ड एंड ईस्ट की जो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। जो फ्री, एक तो वाटर एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है इसमें फूड में, एक फ्री वाटर, एक बाउंड वाटर। जो फ्री वाटर होता है उसको तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन से रिमूव किया जा सकता है। जो बाउंड वाटर होता है वो सेल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का पार्ट होता है, उसे रिमूव नहीं किया जा सकता। जितनी ज़्यादा वाटर एक्टिविटी फूड में कम होगी उतनी ज़्यादा स्टोरेज लाइफ एंड शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है फूड की। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एसिडिटी, pH लोअर हो जानी। एसिडिटी स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज कॉजिंग pathogens and microorganism. Pathogens won't grow, spores wouldn't grow at pH 4.5, ठीक है। तो जो स्पोर्स एंड पैथोजेंस हैं वो 4.5 pH पे ग्रोथ नहीं कर पाते। ऑक्सीजन, कंट्रोलिंग ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ मैनी स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक्स होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं।
तो जो जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए वो तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बिल्कुल भी नहीं जी सकेंगे, ठीक है। वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। एनाएरोबिक कंडीशंस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर होती है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। हमारा नेक्स्ट हर्डल है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? हम फूड में इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली कुछ सब्सटेंस है जो ऐड करते हैं, उन्हें प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। प्रिजर्वेटिव दो प्रकार के होते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव एंड नेचुरल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल प्रिजर्वेटिव में शुगर हो गया, विनेगर हो गया, ठीक है, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव आते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव जैसे कि बेंजोआइट को यूज़ किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक में, प्रोपेनेट को यूज़ किया जाता है बेक्ड गुड में, नाइट्रेट्स को यूज़ किया जाता है क्योरिंग करने के लिए मीट की, सल्फाइड्स को वाइन में यूज़ किया जाता है, एस्कॉर्बेट को जूसेस में यूज़ किया जाता है। ये इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड की ग्रोथ को। कुछ प्रिजर्वेटिव का इफेक्ट है जो बैक्टीरियोसाइडल होता है, कुछ प्रिजर्वेटिव का इफेक्ट बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। कम्पिटिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कोई एसिड प्रोड्यूस करके या फिर प्रोड्यूस करके एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, योगर्ट में ये पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हर्डल टेक्नोलॉजी। इसमें फर्स्ट आता है डेयरी प्रोडक्ट में, फर्स्ट आता है पनीर। पनीर को शेल्फ स्टेबल प्रोडक्ट बनाया गया है, उसमें वेरियस हर्डल्स अप्लाई किए हैं, जैसे कि पीएच, वाटर एक्टिविटी, प्रिजर्वेटिव्स एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। ये सारे हर्डल्स अप्लाई करके उसे शेल्फ स्टेबल बनाया गया है। एंड उसकी जो एम्बिएंट टेम्परेचर पे स्टोरेज लाइफ है इस पनीर की, वो 1 से 12 डेज़ के लिए बढ़ जाती है। एंड 6 to 20 डेज़ के लिए रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे पनीर की जो शेल्फ लाइफ है जो बढ़ जाती है। हर्डल ट्रीटेड पनीर है बेटर क्वालिटी देन हीट स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट। जो हर्डल से ट्रीट किए गए हैं पनीर ट्रीट किया गया है उसकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है देन जो हीट स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट होता है उससे। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फर्स्ट आती है कैरेट। कैरेट एक शेल्फ स्टेबल ग्रेटेड कैरेट। इसमें हमने कौन कौन से हर्डल्स अप्लाई किए हैं शेल्फ स्टेबल ग्रेटेड कैरेट को बनाने के लिए? एंटी माइक्रोबियल्स, पार्शियल डिहाइड्रेशन एंड पैकेजिंग इन पॉलीमरिक बैग्स। ये हर्डल्स हमने इसमें अप्लाई किए हैं। कैरेट्स रिमेन फ्रेश एंड सेफ फॉर मोर देन 6 months एट एम्बिएंट टेम्परेचर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नेक्स्ट है पपाया। पपाया को शेल्फ स्टेबल हाई मॉइस्चर ग्रेटेड पपाया प्रिपेयर किया गया है डिफरेंट हर्डल्स अप्लाई करके। कौन कौन से हर्डल? माइल्ड हीट ट्रीटमेंट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, पीएच रिडक्शन एंड वाटर एक्टिविटी। ये 4 हर्डल्स अप्लाई किए गए हैं, बाद में जाके शेल्फ स्टेबल हाई मॉइस्चर ग्रेटेड पपाया प्रिपेयर हुआ है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है एम्बिएंट टेम्परेचर पे वो 5 month के लिए है, ठीक है। 5 month तक ये शेल्फ स्टेबल रह सकता है एम्बिएंट टेम्परेचर पे। नेक्स्ट इज मीट। मीट में जो बफेलो मीट है, बफेलो मीट प्रोडक्ट होते हैं जो उसको प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व किया जाता है पीएच को कंट्रोल करके, वाटर एक्टिविटी कंट्रोल करके एंड नाइट्रेट कंटेंट एंड प्रोटीन को कंट्रोल करके। सिग्निफिकेंसेस क्या हैं हर्डल टेक्नोलॉजी के? हर्डल टेक्नोलॉजी फूड की क्वालिटी इम्प्रूव करती है एंड जो माइक्रोबियल सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट की वो उसे प्रोवाइड कराती है। मनी सेव होती है हर्डल टेक्नोलॉजी से, एनर्जी एंड और मैनी रिसोर्सेज हैं जो सेव होते हैं अगर हम हर्डल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं फूड के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। फूड है जो रिमेन स्टेबल रहता है एंड सेफ रहता है, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई रहती है ड्यू टू जेंटल प्रोसेस अप्लाइड, क्योंकि जेंटल प्रोसेस ही उस पर अप्लाई किया गया है। हर्डल टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है बोथ लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में इसे यूज़ किया जाता है। ये जो इंटीग्रिटी है फूड पीसेस की, जैसे कि फ्रूट्स, उनको इफ़ेक्ट नहीं करती। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल, आपकी स्ट्रीम, आपके करियर से किसी भी तरह रिलेटेड लगता है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।